नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत। आप मुझे देख रहे हैं एचआर नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि हुमायूं का राज्याभिषेक किस तरह से हुआ और राज्याभिषेक होने के बाद उसके जीवन में प्रारंभिक कठिनाइयां क्या क्या आईं। उसी वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में आऊँगा तो आपको हुमायूं के युद्धों के बारे में विस्तार से समझाऊँगा और ये उसी वीडियो की बारी है। देखिए हुमायूं का क्या है। तो हुमायूं, मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि 1530 में राजा बनता है। इसका कार्यकाल ना बड़ा अजीब सा दिखेगा आपको, और राजा का कार्यकाल देखेंगे फला तारीख से फला तारीख शासन किया, लेकिन इसका देखें ना बड़ा अजीब सा लगता है कि 1530 में गद्दी पर बैठा और 1540 तक शासन किया, और 1540 तक शासन करने के बाद इसे 15 वर्ष तक भारत से निष्कासित रहना पड़ा। यानी 15 वर्ष तक ये कहीं का राजा ही नहीं रहा, और 40 साल के 1540 के बाद 15 वर्ष का निष्कासन झेलने के बाद फिर से 1555 में अपनी गद्दी पुनः प्राप्त करता है, और 1556 में सीढ़ियों से गिर करके मर जाता है। इसकी मृत्यु युद्ध में नहीं हुई थी, न किसी और कारण से। इसी ने अपना एक महल बनवाया था, मैं अभी बताऊंगा। इसी ने अपना महल बनवाया था, उस महल में एक पुस्तकालय थी, उसे किताब पढ़ते पढ़ते आए, सीढ़ी से लड़खड़ा कर गिर के मर गया। तो हुमायूं का शासनकाल इस तरह से याद रखेंगे। 1530 से 1540 तक तो शासन करता है, बाकायदे युद्ध वगैरह लड़ता है, इसमें बहुत सारे युद्ध लड़ता है। उसके बाद अंत में 1540 में एक युद्ध होता है, उस युद्ध को हार जाता है, और हारने के बाद 15 वर्ष तक निष्कासित जीवन व्यतीत करने के बाद 1555 में पुनः अपनी गद्दी को प्राप्त करता है, और बस एक साल बाद ही 1556 में सीढ़ियों से गिर करके मर जाता है। अब जरा देखो, बात को ध्यान से समझो कि जो हुमायूं था ना, हुमायूं, इसका असली नाम हुमायूं नहीं था। मतलब इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं कैसे हो गया? तो हुमायूं का मतलब होता है तुर्की भाषा में भाग्यशाली। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। तो हुमायूं जब पैदा हुआ था ना 1508 में, ठीक, तो उससे पहले बाबर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। बाबर जैसे लड़ रहा था युद्ध वगैरह, लेकिन बहुत ज़्यादा जीत नहीं मिल रही थी उसको, यश नहीं मिल रहा था, धन दौलत नहीं मिल रही थी। लेकिन जब हुमायूं पैदा हुआ, सबसे पहला बेटा हुमायूं पैदा हुआ, उसके बाद से बाबर क्या होता है, बहुत लगातार बहुत सारे युद्धों को जीतता है। और बहुत सारे जब युद्धों को बाबर जीतता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, तो वो ये सोचता है कि मेरा जो बेटा ये हुआ है ना नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये बड़ा भाग्यशाली है मेरे लिए। इसीलिए उसकी टाइटल रखी जाती है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद, हुमायूं इसका नाम रहेगा आज से। तो इसीलिए हुमायूं का नाम हुमायूं पड़ जाता है। अब हुमायूं का जरा व्यक्तित्व समझो। सबसे पहले व्यक्तित्व समझ लो, हुमायूं कैसा लड़का था। पर कैसा लड़का था अगर आप समझ जाएंगे ना, तो इसके युद्ध को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो पहली बात कि ये पिता, जो इसका पिता था बाबर, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति कमाया था, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति। तो इसीलिए इसका जीवन क्या हो गया, बहुत विलासितापूर्ण जीवन हो गया, एकदम विलासितापूर्ण, रंगमहल में रहना, एकदम नाच गाना के साथ। और दूसरी चीज़, ये सेवन करने लगा अफीम का और शराब का, पक्का अफीमची था एकदम। हुमायूं खूब अफीम खाता था, शराब पीता था, मस्ती से रहता था। लेकिन बाबर को इसकी बड़ी चिंता रहती थी, बहुत चिंता रहती थी बाबर की। तो बाबर इसको क्या करता था, भले शराब वगैरह पीता था, लेकिन लगातार बाबर इसको अपने साथ युद्धों में ले जाना, बदख्शां का सूबेदार बना देना, ट्रेनिंग इसकी बाबर देता था बकायदे कि हुमायूं को किसी तरह से सुधारा जाए। ठीक। दूसरी चीज़ क्या थी, इसके व्यक्तित्व में बहुत कठोरता नहीं थी। कठोरता का मतलब अपने भाइयों वगैरह को लेकर के बड़ा सहिष्णु था। कि अब मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर देता है। उस समय ऐसी व्यवस्था उस समय होती थी कि कोई भी राजा अपने साम्राज्य का बंटवारा नहीं करता था। सारी की सारी संपत्ति उत्तराधिकारी को ही मिलती थी। अगर 4 भाई हैं, एक लोग उत्तराधिकारी बने तो सारी संपत्ति उसी उत्तराधिकारी को मिलती थी, चारों भाइयों में बंटवारा नहीं होता था। लेकिन बाबर ने ये परंपरा शुरू की, और बाबर ने क्या किया, बाबर ने हुमायूं से बोला था, और हुमायूं में कठोरता दिखाई भी नहीं। हुमायूं अपने तीनों भाइयों में संपत्ति का बराबर बंटवारा कर दिया था। ठीक। तीसरी चीज़ क्या थी कि ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था हुमायूं। पहला ऐसा सम्राट, मुगल सम्राटों में पहला ऐसा राजा था जो ज्योतिष में विश्वास करता था। कैसे विश्वास करता था कि अगर कभी शनिवार का दिन होता था ना, शनिवार का दिन होता था अगर, तो शनिवार के दिन ये काला कपड़ा पहनता था, काला कपड़ा पहनता था। और ये सब कहाँ पता चला, ये गुलबदन बानो बेगम ने जो इसका हुमायूं नामा लिखा था ना, उसमें गुलबदन बानो बेगम ने सब बताई ये बातें कि शनिवार को काला कपड़ा पहनता था, रविवार के दिन पीला पहन लेता था। रविवार का अगर दिन आ गया तो ये कैसा कपड़ा पहनता था, पीला कपड़ा पहनता था। अगर सोमवार का दिन है, सोमवार, तो सोमवार के दिन कैसा कपड़ा पहन लेता था, सफ़ेद कपड़ा पहन लेता था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ये ज्योतिष में एकदम अंधा विश्वास करता था, ज्योतिष में। तो हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, और स्वभाव में उतनी कठोरता नहीं थी। तो ये क्या करता था ना,
थोड़ा बाबर की देखिए युद्ध शैली क्या थी कि बाबर एकदम चीरता हुआ निकल जाता था, इसीलिए उसको बाघ कहा गया। एकदम जहाँ जाता था तहस नहस, पूरा सीधे आक्रमण। लेकिन हुमायूं क्या करता था, हुमायूं की नीति ऐसी थी कि कोई किला ऐसे बना ना किला, तो इसके बाहर अपनी सेना लेकर के ऐसे खड़ा हो जाता था, ऐसे सेना लेकर के अपनी खड़ा हो जाता था वहाँ किले के बाहर, और किले के शासक पर ये पूरा दबाव डालता था कि मेरी बात को ये मान ले। तो इसी नीति को कहा जाता है घेरा डालना, यानी किसी किले को घेर करके खड़ा हो जाता था और घेर करके खड़ा होकर के क्या करवाता था, संधि स्वीकार करवाता था। इसको डरा करके कि हम आक्रमण कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, मार देंगे, हमारी ये बात मान लो। तो ये शासक वगैरह इसकी बात अमूमन मान लिया करते थे, लेकिन बाद में युद्ध लड़ना पड़ा इसको, ठीक। तो इस तरह के घेरा डालने में ज़्यादा विश्वास रखता था, घेरा डालकर संधि स्वीकार कर दी जाए और अपने साथ ले लिया जाए। तो ये इसकी युद्ध नीति हो गई, ठीक। अब ये समझिए कि उस समय स्थिति क्या थी जब हुमायूं गद्दी पर बैठा, ठीक। तो हुमायूं गद्दी पर बैठा तो इसका पिता बाबर इसको कौन कौन सा सम्राट देकर गया था, ये पूरा देखिए दिल्ली और आगरा का क्षेत्र, ये देखिए दिल्ली का क्षेत्र है और इसी के नीचे थोड़ा सा आगरा का क्षेत्र है। तो इस पर हुमायूं शासन किया, बाकी इधर उधर के क्षेत्र कहीं कहीं के अपने भाइयों वगैरह को दे दिया। तो दिल्ली और आगरा पे कौन बैठ गया, हुमायूं बैठ गया, ठीक, हुमायूं बैठ गया। लेकिन हुमायूं बैठने के बाद दिल्ली और आगरा की गद्दी पर चारों तरफ से घिरा हुआ था अपने दुश्मनों से। यानी बाबर सिर्फ इसको दिल्ली और आगरा ही देकर के नहीं गया था, उसको बहुत सारी दुश्मनी भी देकर गया था, क्योंकि बाबर सबसे युद्ध लड़ा था और सबसे दुश्मनी थी। इसीलिए हुमायूं को बाबर न सिर्फ दिल्ली और आगरा दिया, बल्कि चारों तरफ से दुश्मनों से घेर दिया बाबर ने, पूरी तरह से दुश्मन ही दुश्मन खड़े करके बाबर मरा था। तो हुआ क्या कि देखो ये दिल्ली वाला क्षेत्र है, दिल्ली के बगल में देखो राजस्थान का क्षेत्र है। इस राजस्थान में कौन शासन कर रहे थे, इस राजस्थान में राजपूत शासन कर रहे थे। हालांकि राजपूत में राणा सांगा वगैरह बाबर से हारे थे, लेकिन राजपूतों के अंदर तो एक खासियत ही थी कि वो हार भले जाते थे लेकिन हार नहीं मानते थे। हार जाना और हार मानना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो राजपूतों की कुछ टेंडेंसी ही ऐसी थी कि वो हार भले जाते थे लेकिन हार मानते नहीं थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर राजपूत जो थे लगातार इस पर संघर्ष कर रहे थे कि कैसे भी बाबर से तो भले हार गए लेकिन कम से कम हुमायूं को उखाड़ के यहाँ से फेंक दें और एक दिन पूरे भारत में क्या करें, अपना शासन स्थापित करें। इधर जो गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात और मालवा वगैरह क्षेत्र थे, इस पे कौन शासन कर रहा था, बहादुर शाह शासन कर रहा था। बहादुर शाह भी अफगानी था, ठीक। तो इधर देखिए राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन शासन कर दिया, राजपूत शासन कर रहे थे। इधर गुजरात वाले क्षेत्र में बहादुर शाह शासन कर रहा था। इधर देखिए ये वाला हिस्सा बंगाल का था, ये वाला हिस्सा बिहार का था, इधर यूपी पड़ता था। तो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में इधर भी अफगानी ही शासन कर रहे थे, सारे अफगानी थे। और अफगानी तो मुगलों के कट्टर दुश्मन होते थे। याद है इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ, फिर महमूद लोदी के साथ युद्ध हुआ, तो अफगानी तो एकदम कट्टर दुश्मन थे। तो बहादुर शाह भी अफगानी था, ये भी दुश्मन। बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में एक दो ऐसे लोग थे जो शासन कर रहे थे, ये भी अफगानी थे। जैसे उसमें एक नाम था शेर खां। अरे बाप रे बाप, शेर खां तो ऐसा आदमी था कि बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ। तो इधर समझिए कि शेर खां और महमूद लोदी ये दोनों बंगाल बिहार वगैरह के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। और बंगाल और बिहार में जो किला था उसका नाम क्या था, चुनार का किला। बिहार में किला था एक्चुअली, ये बिहार में था किला, चुनार का किला था। और चुनार का किला ही बंगाल से क्या करता था, इसको कनेक्ट करता था, इस इधर वाले हिस्से को, उत्तर वाले हिस्से को। देखो इधर देखो क्या है, इधर पश्चिम का क्षेत्र है, इधर पूरब का क्षेत्र है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। तो आप समझिए कि पूरब वाले क्षेत्र को ये चुनार का किला ही बीच में दरवाजा होता था, पूर्व का द्वार कहते थे। बंगाल जाने के लिए आपको चुनार किले से होकर के जाना पड़ता था। तो आप समझिए इस बात को कि ये शेर खां तो बहुत ही तगड़ा आदमी था। शेर खां कौन था मैं बताऊँ आपको, चलो इसको जब सूर्यवंश पढ़ाऊंगा ना तब शेर खां बता दूंगा। अभी इस बात को इतना समझो कि हुमायूं के एक तरफ तो था बहादुर शाह, एक तरफ राजपूत, एक इधर भी अफगान। अब बीच में एमपी वाला क्षेत्र है, देखो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एक राजा था जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। और यहाँ किला कौन सा था, कलिंजर का किला। तो हुमायूं के लिए देखो कि स्थिति कैसी हो गई। तो हुमायूं इधर राजपूतों से गिर गया, बहादुर शाह इधर है, बंगाल बिहार में शेर खां महमूद लोदी अलग हैं, इधर कलिंजर का प्रताप रुद्रदेव अलग है। तो हुमायूं के साथ स्थिति ऐसी हो गई कि भाई कभी चिलमन से ये झांके और कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके। तो हुमायूं एक दिन अफीम खा करके बढ़िया से तैयार होता है और कहता है कि कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। तो हुमायूं कहता अब शुरू करो अपने अभियान। अब अभियान शुरू करने की बारी आ गई, अब चिलमन में आग लगाने की बारी आ गई ताकि कोई झांके वांके ना। तो पहला अभियान हुमायूं कहाँ करता है, देखो
जरा अपने आप को चेक करता हूँ, पहला अभियान करके चेक करता हूँ कि मेरे अंदर कुछ दम वम है कि नहीं, कि सिर्फ मेरे पिताजी के ही कहने पर मैं उड़ रहा था। ठीक है, तो देखो पहला अभियान कौन सा अभियान कहता है कि न इधर आक्रमण करेंगे अभी, न इधर आक्रमण करेंगे, क्योंकि हुमायूं को लगता था कि सबसे ज़्यादा खतरा मुझे इधर से है, शेर खां महमूद लोदी से। क्यों लगता था इसको? क्योंकि इसका पिता बाबर इसको बार बार कहता था। बाबर बहुत दूरदर्शी आदमी था। बाबर बार बार इसको कहता था, तुमको बेटा अगर कोई खतरा पैदा कर सकता है तो सिर्फ ये शेर खां पैदा कर सकता है, और तुम्हारे जीवन में कोई खतरा बन करके नहीं आया था। बाबर को ये बात बहुत पहले पता थी कि ये अगर कोई खतरा करेगा तो शेर खां ही खतरा करेगा। और अपने बेटे हुमायूं को जब बार बार उसको लगता था कि हुमायूं कहीं गलत दिशा में जा रहा है, तो शेर खां का ही एग्जाम्पल देकर के बाबर उसको सुधारता था कि देख तेरे ही साथ का शेर खां है, कितना आगे निकल गया, और तुम साले यहाँ बस केवल अफीम खा रहे हो, शराब पी रहे हो, लड़कियाँ नचा रहे हो। तो हुमायूं कहता था अरे पापा देख लेंगे, शेर खां को भी देख लेंगे, कौन है शेर खां। तो इस तरह से तो पहला अभियान, तो हुमायूं कहता है न पहले इधर जाएंगे पूरब, न पहले जाएंगे पश्चिम, पहले चलो बीच में प्रताप रुद्रदेव के यहाँ। तो ये पहला अभियान कहाँ करता है? कलिंजर का अभियान। कौन सा अभियान है भाई बताओ जरा? कलिंजर का अभियान। मैं युद्ध नहीं लिख रहा हूँ, अभियान लिख रहा हूँ जरा। पहले अभियान शुरू किया, ठीक, कलिंजर का अभियान कब किया? 1531 में। ठीक, ये 15 हो गया, ये 1531 है। 1530 में शासक बना था, पहली साल में यही अभियान हुमायूं शुरू करता। ठीक है, तो देखो बेसिकली इस युद्ध में हुमायूं करता क्या है, एकदम अपने परिचय के अनुसार काम करता है। कैसे काम करता है? ये मान लो किला है किसका? ये कलिंजर का किला है, प्रताप रुद्रदेव का एमपी में। ठीक, ये एमपी में किला है किसका? कलिंजर का किला। और इस कलिंजर के किले के अंदर कौन बैठा हुआ है? इस कलिंजर के किले के अंदर बैठा हुआ है प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव यहाँ बैठा होता है, और हुमायूं तुरंत क्या करता है, हुमायूं क्या करता है, इसके बाहर अपनी सेना लेकर के खड़ा हो जाता है। ये देखो ये हुमायूं की सेना है, एकदम पूरी बढ़िया सेना तैयार करके हुमायूं लाता है और कलिंजर के किले के बाहर इस तरह से खड़ा हो जाता है। तो इस तरह की नीति को क्या कहते हैं? घेरा डालना कहते हैं। तो हुमायूं एक तरह से घेरा डाल दिया। ठीक, घेरा डाल दिया। किसके ऊपर घेरा डाल दिया? कलिंजर के किले पर। कलिंजर का किला कहाँ पे है? ये एमपी में है, कलिंजर का किला। ठीक, तो कलिंजर के किले पर हुमायूं घेरा डाल दिया, और घेरा डाल करके कहता क्या है हुमायूं? कहता क्या है घेरा डालने के बाद? कहता कि बाबू प्रताप रुद्रदेव अब आइए हमसे युद्ध लड़िए। प्रताप रुद्रदेव से प्रताप रुद्र कहता है यार हुमायूं कहाँ तू युद्ध वगैरह के चक्कर में पड़ा है, देखो हुमायूं की सेना है। प्रताप रुद्रदेव कहता है यार हुमायूं कहाँ तुम युद्ध वगैरह के चक्कर में पड़े हो यार, तुम मुझसे कुछ पैसा ले लो, क्षतिपूर्ति ले लो और क्षतिपूर्ति लेकर के वापस चले जाओ। हुमायूं कहता ना, मैं तो आया हूँ युद्ध लड़ने। अफीम खा के हुमायूं तैयार रहता है, कहता ना मैं आया हूँ युद्ध लड़ने भाई, और युद्ध लड़के ही जाऊँगा। तो प्रताप रुद्रदेव बहुत मनाता वगैरह, कहता नहीं मानता है, नहीं मानता। प्रताप रुद्रदेव कहता ठीक है युद्ध लड़ेंगे। प्रताप रुद्रदेव कहता है ठीक है युद्ध वगैरह लड़ेंगे। अब होता क्या है, तभी हुमायूं को एक बात पता चलती है। हुमायूं को क्या पता चलता है? हुमायूं को एक बात पता चलती है कि बाबू हुमायूं तुम तो आकर के एमपी में ठहरे हो, इधर जो ये महमूद लोदिया है ना, महमूद लोदी, ये महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है। बिहार से जौनपुर की तरफ महमूद लोदी बढ़ रहा है। महमूद लोदी याद है ना, जो किससे युद्ध लड़ा था? बाबर से युद्ध लड़ा था। इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। तो इस तरह से पता चलता है हुमायूं को कि तुम तो यहाँ पे हो, मध्य प्रदेश में हो, इधर जो ये महमूद लोदी है अपनी सेना वेना लेकर के बिहार से किधर चल दिया है? जौनपुर की तरफ चल दिया है। अब हुमायूं के दिमाग काम करता है और कहता है आज वो जौनपुर आएगा, कल जौनपुर से आगरा आएगा, और परसों आगरा से दिल्ली पे आ जाएगा, तो बड़ा गड़बड़ बात है। तो तुरंत हुमायूं तैयार हो जाता है प्रताप रुद्रदेव से संधि करने के लिए, और कहता है यार प्रताप पैसा देने के लिए जो कह रहे थे तुम क्षतिपूर्ति देने के लिए, वो क्षतिपूर्ति मुझे दे दो। तो ये प्रताप रुद्रदेव इसको क्षतिपूर्ति देने को तैयार हो जाता है। क्या देने को तैयार हो जाता है? क्षतिपूर्ति देने को तैयार हो जाता है। तो इस तरह से क्षतिपूर्ति प्रताप रुद्रदेव दे देता है, पैसा दे देता है। तो हुमायूं देखो क्या कर रहा है, हफ्ता वसूली का काम कर रहा है यहाँ पे। बस गया, डरा करके हफ्ता ले लिया, पैसा ले लिया, और पैसा लेकर के कहाँ चला जाता है हुमायूं? आगरा वापस चला आता है। यानी कि कलिंजर का किला जो एमपी का किला है, इसके अंदर युद्ध नहीं होता है, इसीलिए मैंने कलिंजर का अभियान लिखा था, कलिंजर का युद्ध नहीं लिखा था। ठीक, तो यहाँ 1531 में हुमायूं जाता है, किले के ऊपर घेरा डालता है, और क्षतिपूर्ति में कुछ धन दौलत लेकर के, कुछ धन लेकर के, कुछ खजाना लेकर के कहाँ चला जाता है? गधे खच्चर वच्चर पे लाद के लेके चला जाता है आगरा। और आगरा जाकर के कहता है कि अब तैयारी करो इस महमूदवा को ठीक करने के लिए। ये साला इसका इतना हिम्मत हो गया कि बिहार से जौनपुर की तरफ आ रहा है, चलो इसको ठीक करके आते हैं। अभी हमारे पापा इसको इतना पीट पाट के गए थे, अभी इसको संतोष नहीं हुआ,
तो कहता है इसको महमूद लोदी को ठीक करेंगे। महमूद लोदी को बाबर भी हराया था, याद है ना? कहाँ का युद्ध? घाघरा का युद्ध था। याद करो भाई, याद करो। देखो, तो हुमायूं कहता है अभी पापा इसको इतना पीटे थे, इसको याद नहीं है। तो इस युद्ध में आप कितना याद, कलिंजर का अभियान से क्या याद रखेंगे? कौन शासक था कलिंजर का? प्रताप रुद्रदेव। ठीक, प्रताप रुद्रदेव को याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे? 1531 में अभियान हुआ था और अभियान में युद्ध नहीं हुआ, केवल क्षतिपूर्ति से काम चलाई गई, ठीक, हुमायूं के द्वारा। अब दूसरा अभियान क्या करता है? अब दूसरे अभियान में हुमायूं तैयार हो जाता है और हुमायूं आगरा से अपनी सेना लेकर के किधर बढ़ता है? महमूद लोदी की तरफ। यानी कि हुमायूं बढ़ रहा है महमूद लोदी की तरफ और महमूद लोदी बढ़ रहा है हुमायूं की तरफ, और दोनों की भेंट होती है दोहरिया नामक स्थान पर और वहाँ होता है दोहरिया का युद्ध। तो दोहरिया का युद्ध हुआ वहाँ पे, ठीक। तो दोहरिया नामक स्थान पर भेंट हुई और ये साल था 1532 का, 1531 के बाद 1532 का साल था। और 1532 के साल में दोहरिया नामक जगह पर भेंट हुई और बाकायदे बहुत बढ़िया से महमूद लोदी जो था ना, महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, इसको बाबर बहुत पीट पाट के गया था। घाघरा के युद्ध में बाबर इसको इतना मारा था पूछो मत, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा चुल थी। मैं उस वीडियो में बताया था कि महमूद लोदी के अंदर चुल हमेशा बची रहती है, तो बाबर से भी लड़ता है, हुमायूं से भी लड़ता है। तो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हो जाता है, ठीक। और इस युद्ध में जो रही सही कसर बाबर छोड़ दिया था, हुमायूं इनको पूंछ कांच के बराबर कर देता है। तो इनको बढ़िया से पीटता है इस युद्ध में हुमायूं और दोहरिया को पूरी तरह से जीत लेता है। और न सिर्फ दोहरिया को जीतता है बल्कि जौनपुर पर पूरी तरह कंट्रोल ले लेता है हुमायूं। याद है मुन्ना भैया कंट्रोल लेते थे जौनपुर पे ना, उसी तरह जौनपुर पर पूरा अधिकार किसका हो जाता है? हुमायूं का अधिकार हो जाता है। और पूरा दबा के जौनपुर को तहस नहस करके वहाँ से लूट पाट से लेकर के हर काम करती है हुमायूं की सेना। और हुमायूं की सेना ये करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है हुमायूं, इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि 1532 में ही अगला आक्रमण कर देता है किस पर? चुनार के दुर्ग पर। और ये चुनार का दुर्ग कहाँ है? बिहार में है। यानी कि पहला आक्रमण जब यहाँ हुआ कलिंजर पर, कलिंजर के बाद दोहरिया का युद्ध, और दोहरिया का युद्ध हुमायूं विजयी हो जाता है। किससे? महमूद लोदी को बढ़िया से इनको पीटता है और पीटने के बाद जौनपुर पर अधिकार करता है, जौनपुर को तहस नहस करता है। और इस दोहरिया के युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं का कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पे पहुंच जाता है और यहीं जौनपुर से आगे बढ़कर चुनार के दुर्ग पर बिहार में शेर खां के किले पर घेरा डाल देता है, ठीक। तो यह अगला अभियान क्या होगा? चुनार का घेरा, मैं लिख रहा हूँ चुनार का घेरा। तो अगला चुनार का घेरा 1532 में ही डालेगा। इसको कनेक्ट करते चलना, 1531 में पहला अभियान, फिर 32 में ही फिर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि 1500, ये देखो 32 है, कंफ्यूज मत होना, 1532 में ही चुनार के दुर्ग पर घेरा डाल देता है। और चुनार के दुर्ग, ये देखो मान लो चुनार का किला है, चुनार के अंदर कौन बैठा है? शेर खां, ठीक। चुनार के अंदर कौन बैठा है? शेर खां। और शेर खां के किले के बाहर हुमायूं की सेना खड़ी हो जाती है। समझो इस बात को। हुमायूं तो प्रण करके चला था कि ठीक है, बाबर मेरे पिताजी जो थे, मेरे पापा जो थे, जो कसर छोड़ दिए थे, वो कसर मुझे पूरा करनी है और सबको अपनी संधि स्वीकार करा देनी है, सबको अपने बैनर के तले ला देना है। तो शेर खां के क्या होता है? शेर खां के किले के बाहर घेरा डाल देता है और शेर खां से कहता, आओ बेटा शेर खां, तुम्हारे बारे में मेरे पिताजी बहुत बताए हैं कि तुम ही यार हमको खतरा बन सकते हो, तो यार इसीलिए हम सोचें पहले तुमको निपटा दें। शेर खां कहता है, अरे सरकार, हम कहाँ आपके लिए खतरा हैं, हम तो इतने सीधे साधे आदमी हैं, आप बिना मतलब हमारे चक्कर में पड़े हैं। देखो शेर खां के दुख पहले आराम समझाता, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। नोट करने के बाद मैं समझा रहा हूँ। ये देखो, ये नोट कर ले, चुनार का घेरा समझा रहा हूँ, 1532 का चुनार का घेरा। अब क्या हुआ देखो, चुनार का घेरा, चुनार का घेरा, चुनार घेरा में देखो एक किला है चुनार का। चुनार किले के अंदर कौन बैठा है? शेर खां। शेर खां चुनार किले के अंदर बैठा है और हुमायूं अपनी बाहर सेना लेकर के ऐसे खड़ी हो गया, ठीक, ऐसे खड़ा हो गया हुमायूं सेना लेकर के। अब शेर खां के पास संदेश भिजवाता है कि बेटा शेर खां, तुम्हारे बारे में बहुत सुना यार कि तुम बहुत खतरनाक आदमी हो, मेरे पापा भी कहते थे तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। हुमायूं बोलता है, ये हुमायूं की सेना खड़ी है ना, देखो हुमायूं और अंदर शेर खां है। तो हुमायूं कहता है तुम्हारे बारे में मेरे पापा बहुत बताते थे मुझे कि तुम यार बहुत खतरनाक आदमी हो, जरा बाहर निकलो देखो तुम कितना खतरनाक आदमी हो। शेर खां कहता है, अरे सरकार,
अरे सरकार हम कहाँ खतरनाक आदमी हैं, हम तो इतने सीधे साधे आदमी हैं, हम तो आपके पिताजी के साथ सेना में भी लड़ चुके थे। लड़ा था शेर का, बताऊंगा इसके बारे में स्टोरी। बोला हम तो आपके पिताजी के साथ लड़ चुके हैं यार, बिना मतलब तुम्हारे चक्कर में परेशान हो हुमायूं। भाई मैं कुछ नहीं किया। बोला कुछ नहीं किया तो बाहर निकल, पहले तुम हमसे पहले संधि करो, संधि स्वीकार करो, मेरे बैनर तले आ जाओ, मेरे राज शासन के तले। तो शेर क्या कहता है कि अरे यार संधि क्या स्वीकार करनी, संधि ही तो है हमारी आपकी, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा विश्वास करो मेरे भाई हुमायूं। तो हुमायूं कहता नहीं, ऐसे विश्वास नहीं करूंगा, तुम अपने बेटे का कसम खाओ, अपने बेटा का तुम कसम खाओ। हुमायूं कहता है, ये हुमायूं कहता है शेर खां से कि अपने बेटा का कसम खो। तो शेर खां कहता बेटा वाली बात आ गई, तो मेरे कसम क्या खाना मेरे बेटे की, मेरे बेटे को तुम ही ले जाओ यार हुमायूं, ऐसे भी साला काम का कुछ रहा नहीं मेरे लिए। तो ये कुतुब खां इसके बेटे का नाम होता है, कुतुब खां। ये कुतुब खां को ना ये शेर खां कहता ले जाओ अपने साथ हुमायूं, और मैं कुछ भी किया अगर तुम्हारे खिलाफ, हुमायूं भाई कुछ भी मैं तुम्हारे खिलाफ किया, तुम मेरे बेटे को मार डालना, मेरे बेटे से तो प्यारा नहीं है मुझे साम्राज्य। हुमायूं कहता हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक लगी, तुम्हारे बेटे को मैं साथ ले जा रहा हूँ। तो हुमायूं कुतुब खां को अपने साथ लेकर के चला जाता है, ठीक। और साथ ले जाने के बाद आता है अपने राज्य में, कहता है देखा सबको सबक सिखा रहा हूँ मैं, मेरे पापा जैसा काम किए तो उससे भी तगड़ा काम कर रहा हूँ मैं। तो हुमायूं आता है, कहता है कि देखो कलिंजर के किले पर गया, प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया, दोहरिया में लड़ाई लड़ा, महमूद लोदी को दोहर दिया, और इधर जो है शेर खां के पास गया, देखते ही साला बिना देखते ही मुझे डर गया, और क्या कर दिया, संधि स्वीकार कर दी, अपने बेटा थे कुतुब को भी मेरे साथ भेज दिया। बोला देखा ये है हमारा सिस्टम। बोलता बचा कौन है तेरा बताना। तो सब कहते हैं कि बहादुर शाह बच गया है। कहता अच्छा बहादुर शाह बचा है, चलो देखते हैं बहादुर शाह कहाँ से बचा है, क्या कर रहा है। तो अगला आक्रमण हुमायूं कब करेगा, बहादुर शाह पर करेगा। कहाँ करेगा, गुजरात में। तो अगली को हम क्या लिख देंगे, गुजरात का युद्ध लिख देंगे, या गुजरात विजय लिख दीजिए, क्योंकि हुमायूं इस युद्ध में जीत गया था, तो कई किताबों में गुजरात विजय लिखा होता है। कब किया था गुजरात में विजय हुमायूं, तो किया था 1535 में, और 1535 और 36 में इस लड़ाई को हुमायूं जीतता है, किससे, बहादुर शाह से। विजय में एक्चुअल में होता क्या है कि गुजरात का जो ये राजा होता है ना, गुजरात का बहादुर शाह, ये उस समय कहाँ पे आक्रमण किए हुए था, उस समय राजस्थान में आक्रमण कर रहा था, किस पर, रानी कर्णवती पर। वहाँ की एक रानी थी, एक उल्लेख मिलता है कि रानी कर्णवती थी, और ये कर्णवती कौन थी, राणा सांगा की विधवा थी, ठीक, राणा सांगा की विधवा थी। इनके ऊपर उसी समय ये बहादुर शाह चढ़ाई कर देता है, बहादुर शाह आक्रमण करता है उनके किले पर, और उनके किले को घेर करके खड़ा हो जाता है, ठीक, घेर करके खड़ा हो जाता है। तो रानी कर्णवती क्या करती है, इससे बहादुर शाह से डर करके हुमायूं को एक पत्र भेजती हैं, कि आप एक काम करिए, मेरी सहायता करिए, क्योंकि बहादुर शाह मेरे किले पर घेरा डाला हुआ है। तो हुमायूं उस समय, कई किताबों में ये उल्लेख मिलता है कि हुमायूं उसी समय बहादुर शाह पे चढ़ाई कर देता है, या कई किताबों में ये भी जिक्र मिलता है कि हुमायूं कर्णवती की सहायता नहीं करता है। तो जो हमारे पास सतीश चंद्रा जी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि ये कहानी बहुत सच नहीं लगती है कि हुमायूं से मदद मांगी थी और हुमायूं ने मदद की थी। तो ये एक मतलब समझ लीजिए एक कथा टाइप हो गई, रोमानी कथा टाइप की, कुछ भी किसी ने लिख दिया। तो ये बहुत बाद में ये सब पता चला। तो इसको बहुत ज़्यादा इसमें जोर नहीं डालना कि सहायता किया कि नहीं किया, ये कुछ नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना पूछेगा कि रानी कर्णवती ने मदद किससे मांगी थी और रानी कर्णवती पर आक्रमण किसने किया था। तो याद रखना, बहादुर शाह आक्रमण किया था, कर्णवती हुमायूं से मांगी थी मदद, ठीक। लेकिन एक्चुअल में आपको समझाना क्या है कि हुमायूं बहादुर शाह पे आक्रमण करता है। तो हुमायूं बहादुर शाह पे करता है आक्रमण, और हुमायूं बहादुर शाह पर आक्रमण करने के बाद न सिर्फ आक्रमण करता है, बल्कि बहादुर शाह को जीत भी लेता है, ठीक। बहादुर शाह को क्या कर लेता है, जीत लेता है, बिल्कुल आराम से जीत लेता है बहादुर शाह को। और जीतने के बाद ये बहादुर शाह भागता है, कभी गुजरात से मांडू भागता है, मांडू से चंपानेर भागता है, चंपानेर से कहीं और भागता है, और भागते भागते किले के अंदर बंद रहता है ये बहादुर शाह। अब हुमायूं का देखिए इतना मन बढ़ई कि ये सब हुमायूं ने 30-40 आदमी लेके किले के दीवार पे चढ़ जाते हैं और किला में उसको दौड़ा लेते हैं। तो किला में सभी भागता है, तो भागता भागता बहादुर शाह को कहीं भगा देते हैं सब, ठीक। बहादुर शाह इधर भाग के कहीं छिप जाता है, और हुमायूं कहता है देखो, देख लिया, मुझे जान गए ना कि मैं पिताजी के दम पे सिर्फ नहीं उड़ रहा था, बहादुर शाह को भी पीट दिया, बंगाल को भी पीट दिया, बिहार को भी पीट दिया, सब पीट पाट के निकल के चला आया। आगे होता क्या है, जब यही बात हुमायूं कह रहा होता है कि भाई देखो मैं सबको पीट दिया, सब कहते हैं आप गलतफहमी में हो, बहुत बड़ी गलतफहमी आपकी है ये। कहता क्या गलतफहमी, कर उधर शेर खां जो है ना अपनी फिर से शक्ति बढ़ा रहा है,
और बढ़ा करके आप पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। कर रहा अच्छा शेर खां फिर से चढ़ाई करेगा। कहता है रुको अब कि इसका कमों हम तमाम कर देते हैं। तो फिर से हुमायूं आगरा से किधर निकल जाता है, शेर खां की तरफ निकल जाता है और इस बार चुनार पर न सिर्फ घेरा डालता है बल्कि चुनार के किले पर पूरे विजय की तैयारी करता है और विजय करता भी है इसमें। ठीक, तो चुनार के किले की विजय करता है कब, 1537 में ही। ठीक, 1535-36 में गुजरात को जीता। ये चुनार का घेरा मैं काट दे रहा हूँ यहाँ से। 1500 ये गुजरात वाली लड़ाई है, इसके पहले वाली। तो गुजरात विजय कब कर लेता है ये, 1535 और 1536 में गुजरात विजय कर लेता है। और गुजरात विजय करने के बाद 1537 में फिर से चुनार पर आक्रमण करता है और शेर खां बिल्कुल आसानी से आक्रमण होने देता है, क्योंकि शेर खां ये चाह रहा था कि ये आएंगे इधर और मेरे किले में घुसेंगे, आक्रमण करेंगे, मैं अपनी सेना वेना लेकर के तितर बितर इधर हो जाऊंगा, इनको आराम से जीतने दूंगा अपना किला। और जब हुमायूं का मन बढ़ेगा किला उला जीत करके तो ये यहीं से बंगाल निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के शेर खां क्या चाहता था, तो देखो चुनार का किला पे जब जाते हैं ना, चुनार किला पे, तो शेर खां पराजित हो जाता है बिल्कुल आसानी से। शेर खां क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है इससे। और शेर खां पराजित होने के बाद शेर क्यों पराजित, एकदम इसकी रणनीति के तहत होता है, क्योंकि ये क्या चाहता था कि ये यहाँ से घुसे मेरे किले में, चुनार के दुर्ग में, और घुसने के बाद यहीं से बंगाल जाएं। और बंगाल अगर एक बार ये चले गए तो उसके बाद मैं ये वाला रास्ता ब्लॉक करके हुमायूं को यहीं घेर करके मारूंगा। तो कुल मिलाकर के इसकी चाल थी शेर खां की हारने के पीछे कि हुमायूं को बंगाल नामक इस ये बंगाल है ना, बंगाल के चूहेदानी में इसको फंसा दो, बंगाल के चूहेदानी में किसको फंसा दो, हुमायूं को। और योजना में एकदम कामयाब भी होता है। होता क्या है कि शेर खां को पराजित करने के बाद हुमायूं तुरंत किसकी तरफ बढ़ता है, हुमायूं बढ़ जाता है बंगाल की तरफ। और बंगाल के गौड़ प्रदेश में हुमायूं करता है एकदम मारकाट। तो 1538 की घटना है ये। 1538 की दिख रही है कि नहीं दिख रही, नहीं दिख रही है ना, थोड़ा सा मिटा दूं मैं, ऊपर लिख देता हूँ मिटा करके। यार बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, दूसरा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये शेर खां चुनार के किले 1537 में जीतने के बाद 1538 में 1538 में पहुंच जाता है बंगाल। ठीक, पहुंच जाता है बंगाल। और बंगाल की कहाँ, बंगाल की राजधानी उस समय होती गौड़ प्रदेश। ठीक, गौड़ प्रदेश, ये देखो बंगाल है ना, बंगाल की राजधानी गौड़ प्रदेश, ये बंगाल में हुमायूं पहुंचने के बाद गौड़ प्रदेश में इतना मारा काटी करता है, मतलब लाशें बिछा देता है, लाशें बिछा देता है लोगों की। और इतनी अधिक लाशें बिछाता है कि कहता है कि यहाँ तो मैंने इतने लोगों को जन्नत दे दी, तो इसलिए आज से गौड़ प्रदेश इसका नाम नहीं रहेगा, आज से इसका नाम रख दो जन्नताबाद। क्या रख दो, जन्नताबाद, क्योंकि हमने यहाँ क्या दे दी, इन सबको जन्नत दे दी। तो इतने लोगों की लाशें बिछाने के बाद गौड़ प्रदेश से हुमायूं सोचता है बंगाल से कहाँ चलूँ, वापस चलूँ। और बंगाल से वापस आने लगता है, लेकिन वापस आ नहीं पाता है, क्योंकि यहीं पर दक्षिणी बिहार के इलाके में शेर खां खड़ा था, अपनी पूरी फौज लेकर खड़ा था। क्योंकि शेर खान तो चाहता ही था कि एक बार ये बंगाल के चूहेदानी में फंस जाएं, उसके बाद मैं इन्हें पश्चिम लौटने नहीं दूंगा, यहीं इनको घेर करके मारूंगा। तो उसी समय 1539 ईस्वी में जब आ रहा था वापस हुमायूं, तो उसी समय दक्षिणी बिहार में बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर शेर खां की सेना हुमायूं को घेर लेती है और घेर करके खड़ी हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत रोचक कहानी है। रोचक कहानी क्या है कि यहाँ शेर खान की सेना पहले से ही खड़ी है चौसा नामक युद्ध पर। देखो ये शेर खां की सेना खड़ी है, ऐसे शेर खां की सेना यहाँ खड़ी है। और शेर खां की सेना यहाँ खड़ी होने के बाद, मैं लिख देता हूँ शेर खां की सेना यहाँ खड़ी है। उसके बाद हुमायूं आता है और हुमायूं की सेना यहाँ खड़ी हो जाती है। हुमायूं देखता है अरे बाप रे बाप, इसको अभी मैं हरा करके गया था और ये फिर यहीं खड़ा हो गया। कहता अच्छा रुक जाओ देखते हैं, यहाँ खड़ा हो गया ना तुम, अच्छा बताते हैं तुमको। अब होता क्या है, ये हुमायूं खड़ा हो गया। अब ये उल्लेख ये मिलता है कि ये दोनों सेनाएं कई महीनों तक वहीं खड़ी रहती हैं, आपस में युद्ध ही नहीं लड़ती हैं, 3-4 महीने तक। एकदम रात में ये सब अपना बनाते खाते हैं, ये सब अपना बनाते खाते हैं, बैठ करके वहीं ये इनको गरिया रहे होते हैं, ये इनको गरिया रहे होते हैं। यहाँ से कहते हैं कहा बेटा क्या हाल चाल है, तो ये भी यहाँ से बोलते हैं क्या बेटा तुम्हारी क्या हाल चाल है, बताओ अभी मारेंगे तुमको। तो इसी तरह से दोनों आपस में गाली गलौज करते रहते हैं और यहीं पर बैठे रहते हैं।
एक दिन रात में अचानक क्या होता है, रात में अचानक शेर खां की सेना टूट पड़ती है हुमायूं की सेना पर, और हुमायूं की सेना पर टूट पड़ती है और एकदम मार काट मचाने लगते हैं। हुमायूं शिविर में सोया था, आराम से खड़बड़ा के उठ जाता, कहता अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, कहते युद्ध हो गया, युद्ध हो गया। बस हुमायूं घोड़ा लेता है, घोड़ा पे बैठता है और घोड़ा भगाता है तेजी से और जाके कर्मनासा नदी में कूद जाता है। कर्मनासा, ये दक्षिणी बिहार में एक नदी बहती है कर्मनासा नदी, और उसी कर्मनासा नदी में घोड़ा सहित कूद जाता है हुमायूं। और जैसे ही घोड़ा लेकर के हुमायूं कर्मनासा नदी में कूद जाता है, अब घोड़ा अलग बह रहा है, हुमायूं अलग बह रहा है, बहते बहते जाता है हुमायूं। तब तक एक वहीं कर्मनासा नदी में एक नाविक था, भिस्ती को नाविक कहते हैं। एक नाविक अपनी नाव को लेकर के जा रहा था, नाव वाला नाविक था। इस नाविक का नाम था निजाम नाम का नाविक था। अपनी नाव लेकर के जा रहा था, और नाव लेकर के जब जा रहा था तो कहता है, ये क्या करता है, ये कहता है, हुमायूं कहता है अरे भाई रुक 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 रुक, अरे बाप रे बाप बचाओ जान, बुलाता कहता है जान बचाओ, जान मेरी जान बचाओ, हुमायूं कहता है। तो ये निजाम देखता है हुमायूं को, तो मतलब पहचान तो रहा नहीं था, उसमें कोई ऐसा थोड़ी था कि हुमायूं की फोटो अखबार में छपती रही होगी, सब जानते होंगे हुमायूं कैसा दिखता है। तो निजाम सोचता है कोनो पागल आदमी है, ये कर्मनासा नदी में बह रहा है। तो निजाम हाथ पकड़ लेता है उसका, हुमायूं का हाथ पकड़ के, तो यहाँ निजाम बैठ गया और यहाँ हुमायूं बैठ गया, हुमायूं को बिठा लेता है। तो निजाम पूछता है हुमायूं से, करे पागल तुम कहाँ घूम रहे हो नदी में? तो हुमायूं कहता है कायदे से बात करो, मैं दिल्ली का सम्राट हूँ, हुमायूं नाम है मेरा। तो कहता है नाविक सोचता है मजाक कर रहा है। तो नाविक कहता है अच्छा तुम दिल्ली के सम्राट हो, तो मैं जन्नत की हूर हूँ। तो उसके बाद हुमायूं कहता है तुमको मजाक लग रहा है ना, एक दिन बेटा राजा तुमको बन के, जब दिल्ली के दरबार में बैठा रहूँ तुमको बुला के दिखाऊंगा मैं राजा हूँ कि नहीं हूँ। कहता है देखो राजा वाजा मत बनो, जहाँ तुमको जाना हो बता दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा, नहीं राजा रहोगे तब भी तुमको छोड़ दूंगा, ऐसा परेशान मत हो। तो हुमायूं कहता है अच्छा एक काम करो भाई, मुझे यहाँ छोड़ दो। तो किसी तरह से इस नाविक की सहायता से हुमायूं जान बचा करके चौसा के युद्ध से भागता है, और भाग करके कहाँ आता है, आगरा आता है। ठीक, और आगरा आने के बाद हुमायूं पूरी तैयारी करता है, और पूरी तैयारी करने के बाद चाहता है कि अब शेर खान से युद्ध लड़ूंगा, और शेर खान से चाहता है युद्ध लड़ूंगा। और शेर खान से युद्ध लड़ने के क्रम में हुमायूं क्या करता है, हुमायूं बिलग्राम इधर की तरफ बढ़ता है। कन्नौज क्षेत्र था, यहाँ यूपी में कन्नौज क्षेत्र है, उसको बिलग्राम बोलते हैं, बिलग्राम। तो वहाँ बिलग्राम के क्षेत्र में लड़ाई होती है शेर खान से, बिलग्राम का युद्ध। ठीक, तो बिलग्राम का युद्ध होता है इसके बाद, और बिलग्राम का युद्ध होता है किसके किसके बीच होता है, हुमायूं और शेर खां के बीच में। ठीक, हुमायूं और शेर खां के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में रही सही कसर शेर खां पूरी कर देता है, और हुमायूं को बुरी तरह परास्त करता है, और हुमायूं परास्त होता है, शेर खां विजयी हो जाता है, और विजयी होने के बाद पूरी तरह से यहाँ बिलग्राम से आगे बढ़ कर के आगरा और दिल्ली पर भी शेर खां अधिकार कर लेता है। और इसी बिलग्राम के युद्ध होने के बाद शेर खां क्या करता है, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है। दिल्ली प्लस आगरा दोनों क्षेत्रों पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में हुआ था। ठीक, इसके पहले जो युद्ध चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं जान बचा करके भागा था, तो चौसा के युद्ध में जब हुमायूं जान बचा करके भाग गया था, तो उस युद्ध में जो ये शेर खां होता है ना, शेर खां से अपना नाम बदल के शेर शाह कर लेता है। ठीक है, तो शेर शाह कर लेता है, और तो यहाँ पे आप समझिए कि बिलग्राम के युद्ध में शेर खां ना लिख कर मैं शेर शाह लिख दे रहा हूँ, क्योंकि चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह नाम अपना रख लेता है वहाँ ये शेर खां। तो शेर शाह नाम लिख लेता है, और शेर शाह नाम से क्या करता है, दिल्ली और आगरा दोनों पर अधिकार कर लेता है, और हुमायूं को देश छोड़ करके भागना पड़ जाता है, और हुमायूं दिल्ली को छोड़ करके सिंध प्रदेश में भाग जाता है, अपने भाइयों वगैरह के इलाके में भाग जाता है। तो इस तरह से हुमायूं क्या करता है, हुमायूं का निष्कासन हो जाता है, हुमायूं का निष्कासन। तो इसीलिए मैंने देखिए लिखा है ऊपर कि 1540 के बाद हुमायूं का निष्कासन हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा युद्ध लड़ने के बाद पूरी तरह से मुगल साम्राज्य जो स्थापित हुआ था बाबर के समय भारत से ख़त्म हो जाता है, और शेर शाह का शासन आ जाता है। और शेर शाह कौन सा शासन स्थापित करता है, सूरवंश की नींव रखता है। सूरवंश एक होता है ना, सूरवंश।
तो शेरशाह सूरी नाम से शासन करता है और सूरवंश की नींव डाल देता है दिल्ली पर। यानी कि जो मुगल वंश 1526 में पानीपत की लड़ाई से स्थापित हुआ था भारत में, वो मुगल वंश 1540 के बिलग्राम के युद्ध में पूरी तरह से भारत से ख़त्म भी हो जाता है। और ख़त्म होने के बाद हुमायूं कहाँ जाता है? निष्कासित हो जाता है। लेकिन भारत से पूरी तरह खत्म होने की मत सोचना कि हमेशा के लिए खत्म हो गया, बाद में आएगा हुमायूं फिर से कब्जा कर लेता है, मुगल वंश फिर स्थापित होता है। ठीक है, तो ये 15 वर्ष तक 1540 के बाद 1540 के बाद ये युद्ध हारने के बाद हुमायूं निष्कासित जीवन व्यतीत करता है और 15 साल निष्कासित जीवन व्यतीत करता है। तो आप यहाँ तक समझ गए कि बिलग्राम का युद्ध हुआ और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं देश छोड़ करके भाग गया। अब आइए आगे समझते हैं निष्कासन में क्या हुआ हुमायूं के। जब हुमायूं निष्कासित होता है यहाँ से 1540 में, तो वो चला जाता है सिंध प्रदेश के आसपास भटकता रहता है। ठीक, सिंध प्रदेश के आसपास। तो अब उसके बाद होता क्या है, सिंध प्रदेश के आसपास जब भटकता रहता है उस समय उसको दिखता है क्या? अब हुमायूं के सर पे देखिए क्या है, हुमायूं की स्थिति क्या होगी। सोचिए कि जो हुमायूं जब पैदा हुआ था तो उसको लोग भाग्यशाली कहे थे, पूरी तरह से भाग्यशाली हुमायूं, इतना भाग्यशाली है। लेकिन हुमायूं सिर्फ अपने पिता के लिए भाग्यशाली था, अपने लिए हुमायूं भाग्यशाली नहीं था। क्योंकि इतनी धन संपत्ति मिलने के बावजूद भी हुमायूं के एक दिन ऐसा आ गया कि पूरी तरह से दिल्ली आगरा इसके हाथ से निकल गया और निकल करके हुमायूं को कहाँ एक निष्कासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। यानी एक घर तक नहीं रह गया हुमायूं के पास कि अपने घर में रह सके। तो हुमायूं पूरी तरह से जाकर के सिंध प्रदेश में एकदम निर्वासित जीवन व्यतीत करता है, भटकता रहता है। अब हुमायूं के साथ स्थिति क्या है देखिए भाई, कि न खुदा ही मिला न बिसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। तो हुमायूं ने इधर का हुआ न इधर का हुआ, बिसाले सनम भी नहीं मिली। तो तब तक हुमायूं वहीं घूम रहा होता है और उसकी नज़र तब तक पड़ती एक 13 वर्षीय कन्या पर 13 वर्षीय कन्या होती है। ठीक, 13 वर्षीय कन्या पर हुमायूं की नज़र पड़ती है और वह 13 वर्षीय कन्या का नाम होता है हामिदा बानो। हामिदा बानो, हामिदा बानो बेगम। उस 13 वर्षीय कन्या का क्या नाम था? हामिदा बानो बेगम नाम था। इस 13 वर्षीय कन्या पर हुमायूं की नज़र पड़ती है और हुमायूं उस समय होता है 32 वर्ष का। ठीक, तो 32 वर्ष का हुमायूं, 13 वर्ष की कन्या, नाम हमीदा बानो बेगम, और हो जाती है हुमायूं को क्या? मोहब्बत। ठीक, मोहब्बत हो जाती है। और मोहब्बत होने के बाद पता चलता है, मोहब्बत होने के बाद पता चलता है कि ये जो हमीदा बानो बेगम हैं ये किसकी पुत्री हैं? तो मीर अली अकबर की पुत्री हैं। मीर अली अकबर की पुत्री हैं। मीर अली अकबर क्या थे? एक फ़कीर थे। मुसलमानों के जो फ़कीर होते हैं ना, मतलब एक तरह से समझ लीजिए साधु वगैरह टाइप के लोग, तो मीर अली अकबर होते हैं। और मीर अली अकबर हुमायूं के भाई के गुरु रहते हैं। ठीक, भाई के गुरुदेव रहते हैं। तो हुमायूं जाता है अपने भाई के पास, बोलता है यार देखो हमीदा से मुझे बड़ी मोहब्बत है और हमीदा से मोहब्बत है, हमीदा को मैं चाहता हूँ, हमीदा मुझे चाहती है, तो एक काम करो मेरी सेटिंग करा दो, शादी वगैरह करा दो। तो कहते हैं ठीक है कर लो शादी। तो हमीदा से क्या करता है, इसका निकाह हो जाता है। किसका? इसका हुमायूं का। ठीक, तो हुमायूं किससे निकाह कर लेता है? यहाँ पर हमीदा से निकाह कर लेता है और बिल्कुल उसको राजपाट की कोई टेंशन रहती, मोहब्बत मिल जाती है। और निकाह उकाह करने के बाद पैदा करता है एक लड़का, 1542 में पैदा करता है। देखो 1541 में निकाह हुआ, 1542 में प्रोडक्ट आ गया और 1542 में जो प्रोडक्ट आता है उसी का नाम होता है अकबर। ठीक, अकबर का नाम अपने नाना के नाम पे पड़ा था। मीर अली अकबर उसके क्या थे? नाना जी थे। तो अपने नाना के नाम पे अकबर का नाम अकबर पड़ा। वही अकबर, इसको आप लोग कहते हैं अकबर महान है। महान है कि नहीं है वो तो आप पता करते रहिए, लेकिन महान कहा जाता है उसको। तो उसी सम्राट, लेकिन एक्चुअली महान का मतलब इन मुगलों में सबसे महान शासक तो था ही वो। समझिए इस बात को कि हुमायूं जिसको उसका पिता इतना कुछ दे करके गया, उसका हुमायूं क्या किया? निष्कासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। और अकबर जब पैदा हुआ तो अकबर के समय तो उसके पिता के ऊपर एक छत की साया भी नहीं थी। इससे आप एक चीज़ सीख भी सकते हैं कि आप कभी ये मत सोचना कि मेरी आज की हालत ख़राब है तो कल की हालत भी ख़राब होगी। देखो हुमायूं पर अकबर जब पैदा हुआ तो उसके पिता के सर पे एक छत भी नहीं थी, लेकिन जब अकबर बड़ा हुआ तो एक इतना बड़ा महान साम्राज्य उसको मिला, भारत का साम्राज्य मिला। कितने देर तक शासन किया अकबर। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई अगर पैदा हो गए हैं गरीब तो गरीब ही मरना है। ऐसा हो सकता है कि आगे चल के बहुत बड़ा काम कर लो, अकबर जैसा तुम भी बन जाओ। अकबर जैसा मतलब उसी जैसा मत बन जाओ, मतलब कुछ अच्छा कर लो। ठीक है, तो देखो हुमायूं किसे शादी कर लिया? हामिदा बानो बेगम से शादी कर लिया और 1542 में एक संतान पैदा हुई जिसको कहते हैं अकबर। लेकिन अकबर अपने पिता के लिए भाग्यशाली साबित हुआ। कैसे साबित हुआ जरा देखो ध्यान से। हुमायूं को उसी समय 1545 में कौन मिल जाता है? 1545 में मिल जाता है एक ईरान का बादशाह मिल जाता है। ठीक,
ईरान का बादशाह मिल जाता है। ईरान का बादशाह कहता है, अरे हुमायूं सुनो तो, तुमको भारत चाहिए क्या वापस? कहता है, अरे वाह, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी, किसको भारत नहीं चाहिए? तो बोलता है, भारत मैं तुमको उस शर्त पर दूंगा। ईरान का बादशाह कहता है, ईरान का बादशाह कहता है कि तुमको मैं भारत उस शर्त पर दूंगा, पहला काम तो तुम सिया धर्म स्वीकार करो। पहले ये बाबर जो था, हुमायूं था, सब सुन्नी थे, तो बोलता है पहले तुम सिया धर्म स्वीकार करो, मुसलमानों का ये भी धर्म है, तो सिया धर्म स्वीकार करो, सिया मत स्वीकार करो, सिया पंथ स्वीकार करो, सिया धर्म स्वीकार करो। उनमें जो पंथ है, सिया सुन्नी दो तरह के हैं ना, सिया सुन्नी 72 फिरका है, बहुत कुछ है, तो सिया धर्म स्वीकार करो। हुमायूं कहता है किया, हुमायूं बोलता है यस कर लिया। बोलता है सिया धर्म स्वीकार कर लिए, अब हमें काबुल और कांधार दो। तो बोलता है दिया, काबुल कांधार भी दे दिया। तो बोलता है ठीक है, मैं तुमको भारत भी दे दिया। बोले कहाँ भारत दिया? तो बोले तुमने काबुल कांधार मुझको कहाँ दिया? तो बोले काबुल कांधार पे तो मेरा भाई कामरान शासन कर रहा है। हुमायूं कहता है काबुल कांधार पे तो मेरा भाई कामरान शासन कर रहा है, उसको जब चाहूँगा तब दे दूंगा। बोले ना, यही तो गलती है तुम्हारी हुमायूं, ये तुम्हारा भाई कामरान शासन कर रहा है, लेकिन तुम्हारे कहने पे राज दे देगा। तुम भले उसको राजपाट दिए हो कामरान का, लेकिन तुम्हारे कहने पर देगा नहीं, और सच में नहीं देता है। इसीलिए हुमायूं को लड़ना पड़ता है युद्ध, और 1545 में युद्ध लड़ करके कामरान नामक अपने भाई से युद्ध लड़ता है, और कामरान नामक अपने भाई से युद्ध लड़ करके काबुल और कांधार का क्षेत्र जीत लेता है। काबुल और कांधार का क्षेत्र जीत लेता है, और काबुल और कांधार का क्षेत्र जीतने के बाद ईरान का शहंशाह जो होता है, ईरान का बादशाह, हुमायूं की बहुत मदद करता है, और हुमायूं के लिए एक सेना खड़ी करवाता है, और सेना लेकर के हुमायूं फिर से चलता है भारत की तरफ। और भारत की तरफ चलने के बाद हुमायूं का जीत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है, और बाद में भारत पर पुनः इस जो ये मुग़ल वंश था इसको स्थापित करता है। तो देखो कैसे स्थापित करता है हुमायूं। 1545 में उधर से चलता है, 1545 में काबुल कांधार जीतने के बाद 1555 में कहाँ आ जाता है? तो 1555 में आ जाता है ये, 1555 में आ जाता है, कहाँ आ जाता है? पेशावर आकर के ये क्या करता है? लाहौर पर कब्जा करता है। इधर के क्षेत्र था लाहौर, तो मतलब भारत में ही था, पाकिस्तान चला गया। पेशावर आकर के कहाँ पर कब्जा कर लेता है? लाहौर पर कब्जा कर लेता है। उस समय इसके साथ जो था ना, इसके साथ हुमायूं के साथ एक आदमी जुड़ गया था जिसका नाम था बैरम खां। बैरम खां के बारे में आप विस्तार से जानेंगे जब अकबर को पढ़ेंगे तब। ये भी बहुत तगड़ा आदमी होता है, बहुत अच्छा धनुष वगैरह चलाता है। तो बैरम खां जुड़ता है, और बैरम खां की सहायता से पेशावर आकर के पहले लाहौर को जीतता है, और लाहौर को जीतने के बाद फिर लड़ता है मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। और मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ करके कहाँ कब्जा करता है? पंजाब पर कब्जा करता है। ये पूरा पंजाब के क्षेत्र पर आगे आकर कब्जा करता है। पंजाब के क्षेत्र पर पहले लाहौर पर, 1555 में पेशावर आकर लाहौर पर, फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़कर कहाँ कब्जा कर लेगा? मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ करके पंजाब पर कब्जा कर लेगा, और पंजाब पर कब्जा करने के बाद फिर निर्णायक लड़ाई एक होती है जिसको कहते हैं सरहिंद का युद्ध। ठीक, फिर कौन सी लड़ाई होती है? फिर लड़ाई होती है सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध ये सब 55 में ही लड़ाई हो रही है। देखो 55 में ही पेशावर का लाहौर, मच्छीवाड़ा का पंजाब जीता, और सरहिंद का युद्ध लड़ करके पुनः दिल्ली को प्राप्त कर लेता है, और दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया। यानी देखो, तो पूछे आपसे कि कौन से युद्ध में हुमायूं को दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ गया, तो आप कहेंगे कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध। और पूछे कि कौन से युद्ध से हुमायूं को पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त हो जाती है, तो कहेंगे सरहिंद का युद्ध। कब हुआ था? 1555 में हुआ था। इसीलिए मैंने लिखा कि 1540 में कौन सी लड़ाई होगी? बिलग्राम की लड़ाई। और बिलग्राम की लड़ाई होने के बाद निष्कासन हो जाएगा, और निष्कासन होने के बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ेगा, और सरहिंद का युद्ध लड़ करके पुनः दिल्ली को प्राप्त करेगा। और इस समय मत सोचना कि सरहिंद का युद्ध में जो दिल्ली पर शेरशाह सूरी अब तक बैठा है, उस समय सिकंदर शाह सूर बैठा रहता है। सिकंदर शाह सूर तीसरा राजा होता है सूरवंश का। सिकंदर शाह सूर से लड़ाई लड़ता है, और सिकंदर शाह सूर से सरहिंद का युद्ध लड़ करके 1555 में पुनः दिल्ली की गद्दी को प्राप्त कर लेता है। और पुनः दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के बाद लेकिन ज़्यादा देर तक शासन कर नहीं पाता है। शासन क्यों नहीं कर पाता ज़्यादा देर तक? क्योंकि 1556 में ही एक अपना घर बनवाया था हुमायूं दिल्ली में, बहुत बड़ा महल बनवाया था। उस महल का नाम था दीन पनाह। तो बहुत बड़ा एक महल था, उस महल का नाम क्या था? दीन पनाह।
दीन पनाह। तो दीन पनाह में पुस्तकालय एक था, पुस्तकालय, और उस पुस्तकालय की सीढ़ी बहुत लंबी थी। तो उसी सीढ़ी पर क्या कर रहा था हुमायूं, 1556 की घटना है, उसी सीढ़ी पर किताब पढ़ते हुए आ रहा था और सीढ़ियों से लड़खड़ा करके गिर गया। क्या हुआ? सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर गया, लड़खड़ा कर गिर गया और लुढ़कते 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 आता है और नीचे आते आते क्या हो जाता है? बुरी तरह से घायल हो जाता है और अंत में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1556 में। तो 1556 में सीढ़ियों से लड़खड़ा करके इसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए एक इतिहासकार थे लेनपूल, लेनपूल ने क्या लिखा? लेनपूल ने ये लिखा कि जिस तरह से हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, कभी इनसे युद्ध, कभी उनसे युद्ध, कभी उनसे हार, कभी उनसे जीत, तो जिस तरह से हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, उसी तरह से अंत में लड़खड़ाते हुए भी हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आप इस सेंटेंस को नोट कर लेना, लेनपूल का सेंटेंस है कि जिस तरह से हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, उसी तरह अंत समय में लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो जब हुमायूं लड़खड़ा करके घायल हुआ ना, उसी समय सब लोग जुटे उसके पास, तो बोला यार कि देखो मैं तो कोई ऐसा काम कर नहीं पाया कि लोग मुझको याद रखें, तो तुम यार हमीदा एक काम करना। हमीदा इसकी पत्नी थी ना, तो हमीदा से बोल के जाता है, कहता हमीदा एक काम करना ना, मेरे मरने के बाद मेरे नाम से कोई ऐसा काम कर देना कि लागी मुझको लोग बहुत याद रखें। तो हमीदा कहती बिल्कुल जी, आपके नाम से ऐसा काम करेंगे। तो हमीदा ने क्या बनवाया? हमीदा ने बनवाया हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, जहां हुमायूं को दफनाया गया। हुमायूं का मकबरा बना वहाँ। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया? दिल्ली में बनाया, दिल्ली में बनाया। और इतना शानदार मकबरा बनाया, जैसा ताजमहल दिखता है ना, तो ताजमहल तो शाहजहां आकर के बनवाता है बाद में, तो ताजमहल से भी पहले वो बना था, बिल्कुल ताजमहल जैसा बना था। और अंत में जो ताजमहल बना है ना आज का, वो ताजमहल भी इसी मकबरे को देख करके बना है। तो इस दिल्ली में बनवाया, और दिल्ली में जो इसका वास्तुकार था, जो इसका आर्किटेक्ट था, जिसने इसका नक्शा वगैरह तैयार किया हुमायूं के मकबरा का, उसका नाम था मिर्ज़ा गयास बेग। ठीक है, उसका क्या नाम था? मिर्ज़ा गयास बेग। मिर्ज़ा गयास बेग नाम है उसका, बेग, मिर्ज़ा गयास बेग नाम था। हुमायूं का मकबरा बनाया, कहाँ बनाया? दिल्ली में बनाया। और दिल्ली में बनाने के बाद किस तकनीक से बनाया? तो ईरानी पद्धति से। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी पद्धति में बना है, तो ईरानी पद्धति में बना है। और ये पूछेगा आगे चल करके यह मकबरा किसका प्रेरणा स्रोत बनता है, यानी इसको देख करके और कौन चीज़ बनाई जाती है, तो आप कहेंगे यह ताजमहल का प्रेरणा स्रोत, ताजमहल का प्रेरणा स्रोत है। और इसको हुमायूं नहीं बनवाया है, इसको कौन बनवाई है? हमीदा बानो ने। हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं की पत्नी थी, अकबर की माँ थी, हमीदा बानो बेगम ने मकबरा बनवाया है। तो हमीदा बानो बेगम ने मकबरा बनवाया, दिल्ली में बनवाया, नाम है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली जाना तो देखना जरूर। आर्किटेक्ट था मिर्ज़ा गयास बेग, दिल्ली में बना, ईरानी पद्धति से बना, ताजमहल के लिए प्रेरणा स्रोत बना, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। तो इस तरह से हुमायूं की जीवन लीला समाप्त होती है। और हुमायूं के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं अकबर साहब। अकबर नाम था इनका। तो अगली वीडियो में जब आऊँगा तो आपको अकबर के बारे में बताऊँगा। तो आप ये समझिए इस बात को कि पहले बाबर था मुग़ल साम्राज्य में, नहीं दिख रहा है ना, बाबर आएगा, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब तक आपको पढ़ना है। औरंगजेब के बाद तो फिर एक ही दिन में सारे राजा कवर हो जाएंगे। यही राजा हैं, थोड़ा विस्तार से इनको पढ़ना था। तो इसमें से आपको मैं बाबर और हुमायूं दोनों कंप्लीट कर दिया। अब आप इसको आराम से पढ़िए और बुक से रिवाइज करिए, साथ के साथ क्वेश्चन वगैरह करिए बुक से। चलते हैं हम, नमस्कार। व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम वगैरह से जुड़ना है तो कमेंट नीचे, जो कमेंट नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जो है देख सकते हैं। नमस्कार।